धर्म पूछकर जब चुन चुन कर गोली मारी गई, तो फिर धर्म ये कहता है इन सबको ऐसा सबक सिखाया जाए कि इनकी आने वाली पीढ़ियां कभी वो लेसन भूले ना। और यही बात आज प्रधानमंत्री ने जाकर बिहार की धरती से की। कुछ मैं वो क्लिप्स प्ले आउट करूंगा, क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने क्यों सऊदी अरेबिया में अपनी मीटिंग छोड़ के वो इमीडिएटली भारत आए। वहां पे उन्होंने साफ कर दिया कि मेरे को ये इस बात को इतनी प्रायोरिटी देनी है कि स्टेट डिनर जो बहुत देर से ऑर्गेनाइज था वो नहीं होगा। आते ही इमीडिएट मीटिंग करी। इमीडिएटली सीसीएस की मीटिंग होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो एक तरह से वॉर कैबिनेट होता है। पाकिस्तान ने भी आज एक मीटिंग करी, उन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, पर उन पे बाद में आऊंगा। पहले भारत के स्टेप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करना, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से कह रहे थे और उसमें दो बहुत बड़ी बातें कह रहे थे। एक, वो कह रहे थे कि जो बची कुची जमीन है उसको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और दूसरा वो वहां से कह रहे थे कि बिहार की धरती से इंग्लिश में बोल रहे थे। एक लार्जली हिंदी ऑडियंस के सामने जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आप ग्लोबल मैसेज दे रहे हैं, आप ग्लोबल ऑडियंसेस को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये सब कैसे होगा, कल्पना से बड़ा लेसन कैसे दिया जाएगा, क्योंकि हर भारतीय तंग हो चुका है जो बार बार हर कुछ साल बाद पाकिस्तान और भारत में बैठे हुए पाकिस्तान के टेरर के समर्थक जो करते हैं। तो ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी। आप प्रदीप को पहले से जानते हैं, हमारे चैनल पे आते रहे हैं, जब नेशनल स्पोक्समैन नहीं थे तब भी आते थे, अब नेशनल स्पोक्समैन है, बड़ी जिम्मेवारी है तो तब भी वो आते हैं। तो प्रदीप, आप पहले जब ये, मैं एक आपसे मानवता वाला सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपको सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आई कि पहलगाम में इस तरह चुन चुन के किसी से ये पूछा कलमा पढ़ो, किसी से ये पूछा पैंट दिखाओ, और उसके बाद जो ये आतंकी हमला हुआ, उसको सुन के आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि आपको तो उसी समय जाके मीडिया के साथ डिबेट पे भी बैठना होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपका पहला रिस्पॉन्स क्या था? खून खौला था मेरा, और बहुत गुस्सा था मेरे मन में, जो अभी भी है। और इनफैक्ट मेरे परिवार में तो मेरी मदर और मेरी वाइफ के तो आंखों से आंसू आ गए थे। और मैं आपको बताऊं कि आज सुबह तक जो है लोग, मतलब एटलीस्ट मेरी फैमिली के अंदर, जब भी हम वो वीडियोस को देखते हैं और वो लेफ्टिनेंट की वाइफ के कथनी को सुना कि कैसे उसको कहा गया कि उसने कलमा नहीं पढ़ा और उसके पति को मार दिया गया, लोगों की पैंट उतार दी गई, तो मुझे मेरा खून खौला एज अ भारतीय हिंदू। और जो मैं हमेशा से कहते आ रहा था कि भाई डेमोग्राफी ही इस दुनिया की और देश की डेस्टिनी होती है, मेरे मन में वो आश्वासन आ गया। और मैं ये समझ चुका कि भाई हम अगर मजबूत नहीं होंगे तो आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो तभी आप मेंटेन कर पाएंगे जब आप सेफ, सिक्योर और मजबूत रहेंगे। तो मेरे मन में खून खौला। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ इश्करन जी, मैं वेट कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आज, क्योंकि आज देश के मन में गुस्सा है और देश मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहता है। सिर्फ उसके टुटपुंजे आतंकवादियों को नहीं, वो जीएचक्यू में बैठे हुए उसके मास्टरमाइंड्स को, जो रावलपिंडी से लाहौर तक है। तो अगर आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट सुनेंगे, उन्होंने कहा, जो मैं वर्ड्स पे, जो मेरे लिए टेक अवे मैं था अभी अभी कि मैं चला दूं पहले प्रदीप, एक बार वो क्लिप चला देता हूं। मैं हिंदी वाली चला रहा हूं परिष्करण पहले, जी, छोटी सी। आपको बताऊं, मैं आपने जो कहा, जब से ये अमानवीय, इनह्यूमन, टारगेटेड रिलीजियस किलिंग, टेरर एक्ट हिंदू भारतीय, हिंदू और नॉन मुस्लिम्स, भारतीय नॉन मुस्लिम्स के ऊपर हुआ, उससे ये बात क्लियर हो गई। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि तब से लेकर अभी तक जो भी मुझे मिल रहा है, मैं अगर अपने, मान लीजिए कोई एक डोर खोलने वाला व्यक्ति किसी स्टूडियो के बाहर मिलता है, वो कहता है सर मुंह तोड़ जवाब देना है, बस बहुत हुआ। अगर मान लीजिए मेरे फैमिली के अंदर लोग बोलते हैं, वो उठा के कह रहे हैं कि भाई अब मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हर जगह गुस्सा है, और साथ में ये भी आश्वासन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके रहेंगे और कोई नहीं कर सकता, मोदी जी कर सकते हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक्स पे आऊंगा मुंह तोड़ जवाब के, पर उससे पहले मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की हमें सुननी चाहिए, क्योंकि लोग स्पेसिफिक्स भी चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं करेंगे कैसे, तो कुछ उस पर हम डिस्कशन करेंगे।
मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रदीप जी, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कल्पना से बड़ी सजा। एक स्पेसिफिक बात कर लेता हूँ कि कल 5-6 फैसले हुए। आप खुद ही बता दीजिए उन फैसलों में क्या क्या हर फैसले में है, पर मैं इंडस वाटर को थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करना चाहूंगा। जो बाकी फैसले हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या होगा। अभी लोग फर्स्ट, क्योंकि अभी हुए इस टेरर अटैक को बहुत दिन नहीं हुए हैं, तो अभी इनिशियल रिएक्शंस है। इसमें जो जो स्टेप्स लिए गए हैं आप ये बता दीजिए, फिर थोड़ा हम इंडस वाटर को, और उसके बाद आगे क्या होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री इंडस वाटर सस्पेंशन के बाद भी कह रहे हैं बिहार से कि जो जो इसके पीछे थे उनके ऊपर एक्शन होगा। तो अभी तक का एक्शन हुए हैं। इश्करन जी, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन अभी तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है। आप इससे यही समझ सकते हैं कि 1971 के अंदर भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था, कारगिल के बाद भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था, उरी के बाद भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था, और पुलवामा के बाद भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था। तो अगर आज हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब ये हमारे इंटेलिजेंस और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कंक्लूजन है कि जो हुआ है पहलगाम के अंदर वो इन सबसे बड़ा है। एंड प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही जो स्टेटमेंट में, कि ये सिर्फ हमारे भारतीयों के ऊपर आतंकी हमला नहीं है, भारत की आत्मा के ऊपर हमला है, जिसको मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, इट इज एन अटैक ऑन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑन इंडिया। और जब अटैक यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया पे होता है तो अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी देश किसी भी हद तक जा सकता है, ये यूएन चार्टर 51 भी कहता है। तभी जब आपने अपनी ओपनिंग में कहा कि वर्ल्ड कम्युनिटी को इंग्लिश में बिहार से, जो लार्जली हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन, एक मैसेज दिया गया दैट वी विल हंट एंड इट विल नॉट बी अ वन डे अफेयर। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी ऐतिहासिक है, और ये कोई वन डे की बात नहीं कि आपने ट्रीटी पुल ऑफ कर दी तो 2 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान में अकाल आ जाएगा। पर आप एक चीज समझिए, 80% पाकिस्तान का पूरा इरिगेशन का पानी इंडस वाटर पे निर्भर करता है, 25% पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडस वाटर पे निर्भर करती है। और अगर ये पानी जब बंद किया जा कर डिक्लेरेशन किया गया है, तो आने वाले महीनों के अंदर आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर बिजली का संकट है वो और गहराएगा। पाकिस्तान में आज की तारीख के अंदर गेहूं की किल्लत हो रही है, और वो और ज्यादा किल्लत होगी। कपास की वहां खेती होती है, जो बिना इंडस के पानी के वो कपास की खेती नहीं कर सकते। तो ये सब चीज जब अगर आप देखेंगे और ओवरऑल देखेंगे, तो आप ये याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान की जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान के वहां पे बिजली नहीं होगी, तो जनता भी अपनी ये आतंकी डीप एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछेगी। सो दिस इज अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक स्ट्राइक which the impact of which जो हम आने वाले समय में देखेंगे। पर प्रदीप, उस पर सवाल ये है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बहुत ज्यादा है कि इमीडिएट टर्म्स के अंदर क्या ये सस्पेंशन जो हुआ है उसके पहले कुछ प्रिपरेटरी तैयारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2019 के बाद एक प्लान बना। भारत तो अभी तक 45 ईयर से जो भारत के हिस्से का पानी है वो भी यूज नहीं कर रहा था, और वो पाकिस्तान के अंदर जा रहा था। भारत ने फाइनली अपने हिस्से का पानी तो यूज करना शुरू किया। भारत में भी पानी की बहुत जरूरत है। पहला तो ये एग्रीमेंट ही कितना इमोरल है मेरे अनुसार कि 80% पाकिस्तान को जाता है और सिर्फ 20% भारत को आता है। उसके अंदर भी अगर भारत इसको प्रॉपरली यूटिलाइज ना कर पाए और अपने 45 ईयर से जो कैपेसिटी बिल्डिंग ना कर पाए, ये एक बहुत बड़ा फेलियर था भारत का। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या पिछले 10-11 सालों में कुछ प्रिपरेटरी वर्क हुआ है? क्या इमीडिएट टर्म्स में हफ्ते, 10 दिन, महीने में पाकिस्तान को कोई पेन होगा? क्योंकि बहुत लोगों को यह भी लगता है कि क्या पता आज सस्पेंड किया गया है, 3 महीने बाद रिज्यूम कर लिया, पाकिस्तान का कुछ बिगड़ा नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग के अंदर है।
ये मोदी जी की सरकार है या मन की आशा वाले लोगों की सरकार नहीं है जो एक बार डिसीजन ले ले तो बैक ट्रैक करती है। और जब भारत की आत्मा के ऊपर हमला हुआ है और जब आपने अपने ओपनिंग लीड में कहा और आपने प्रधानमंत्री जी का बयान सुनाया कि आतंक की बची कुची जमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बची कुची जमीन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे। हम सब जानते हैं बची कुची जमीन कहां तक है, तो अगर आतंकवादी रावलपिंडी में, लाहौर में, कहीं भी जा सकता है। अब मैं आपको आना चाहता हूँ इंडस वाटर ट्रीटी में। ये इतने सालों तक नेगोशिएट हुई थी, 5-7 सालों तक नेगोशिएट हुई थी, और ये पूरी की पूरी ट्रीटी जो थी वो डिस्प्रपोर्शनेटली पाकिस्तान के एडवांटेज में थी। मैं एक डेटा पॉइंट से आपको समझाऊंगा। 33 मिलियन एकड़ फीट जो है वो मीन एनुअल फ्लो सिर्फ इंडिया को मिलता था, और 99 बिलियन मीटर क्यूब पूरा का पूरा फ्लो जो है पानी का पाकिस्तान को मिलता था। मतलब इंडस का 30% पानी ही जो है वो भारत इस्तेमाल कर सकता था और 70% पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। तो पहली बात तो ये जो रिवर जो हिंदुस्तान के अंदर ओरिजिनेट होती है, तो पहली बात इसका जेनेसिस ही मेरे हिसाब से एक प्रो पाक माइंडसेट से था। दूसरी बात, ये डेफिनेटली सही आपके कह रहे हैं कि इश्करन जी आज ऐसा नहीं कल हो जाएगा, पर हमने इसके प्रति प्रिपरेटरी इंपैक्ट किया हुआ है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आप याद करिए कमल सिब्बल जो एक रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जब हम लोग ने पुलवामा के बाद बालाकोट किया था, उसके समय में भी ये चर्चा हुई थी कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी से वॉकआउट करना चाहिए। इट विल ऑल्सो सेंड अ मैसेज टू अदर कंट्रीज, और उस वक्त भी हमने नहीं किया था। और एक ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होगी अक्रॉस द वर्ल्ड कम्युनिटी को भी एंड ऑल्सो टू पाकिस्तान। तभी आप देखेंगे कि विद इन मोमेंट्स जो है आज पाकिस्तान का बयान क्या है, पानी रोकना जंग डिक्लेयर करने के बराबर है। तो ये क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी 35% की वर्कफोर्स सिर्फ और सिर्फ इंडस के पानी पे डिपेंडेंट करती है, और जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब अब हम बैंड वहां पे हम डैम बना सकते हैं, वो पानी आगे पाकिस्तान तक नहीं जाएगा। और आने वाले समय के अंदर आप ये देखेंगे कि स्थिति क्या हो सकती है। ऑल्सो ये वार्निंग भी है इश्करन जी कुछ अदर कंट्रीज की जो यहाँ हमारे नेबर में है, भले वो बांग्लादेश हो गई, कि भाई इफ यू बैक टेरर वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और हर चीज का जन्म इकोनॉमी होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान से 10 गुनी से भी ज्यादा है। आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पे है। तो जो बचा कुचा वो कपास की खेती करते हैं, वो 1 मिलियन गेहूं उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो खाएंगे कैसे? तो अभी आने वाले महीनों के अंदर आप देखेंगे वेयर विल पाकिस्तान बी एबल टू सर्वाइव इट्स इकोनॉमी। सो ये बड़ी बात है। और एक और मैं इसमें चीज कहना चाहूंगा कि एक चीज याद करिए, जब ये सितंबर 1960 को ये ट्रीटी साइन हुई थी, आपको पता है कितने साल तक का नेगोशिएशन चल रहा था? 7 साल का नेगोशिएशन चल रहा था। और किसके बीच चल रहा था? जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान के बीच में चल रहा था। और अरेंज किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था। तो आप 7 साल के नेगोशिएशन के बाद एक ऐसी ट्रीटी साइन कर रहे हो जिसमें आप ये गारंटी दे रहे हो कि भाई जो आपकी रिवर है, जो आतंक के ऊपर जन्मा मुल्क है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या कहा था कि हमें 1000 साल तक भी घास खानी पड़ी तो हम खाएंगे पर भारत से लड़ेंगे। जिया उल हक ने क्या कहा था कि विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। वो सब तो नहीं कर पाए, उनको पाकिस्तान की जमीन भी नहीं रची हुई, पर आपने इतना डिस्प्रपोर्शनेट एग्रीमेंट एक आतंकी मुल्क के साथ कैसे कर दिया? So yes, what happened now was an act of war on India, according to me, and that's what Pakistan Prime Minister Narendra Modi has made it clear. It is an attack on our soul. So we have done the preparation. ऐसा नहीं है, 2019 के बाद से ही ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी और हमने वो स्टेप्स पीछे बैकडोर में लेना शुरू कर दिए थे कि अगर कभी कोई स्थिति हुई, अगर हमें इंडस वाटर ट्रीटी से वॉकआउट करना पड़ा, तो हम पाकिस्तान की पूरी लाइफलाइन को कैसे रोकेंगे, और ये आप आने वाले महीनों के अंदर देखेंगे। जो आप बैकग्राउंड में स्टेप्स कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए नए वहां पे डैम बन रहे हैं, जैसे कृष्ण गंगा एचईपी जो 2018 में हुआ, डाइवर्ट करता है पानी, राटल एचईपी, टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट,
शाहपुर कंडी डैम, तो बहुत सारे स्टेप्स हो चुके हैं। और पाकिस्तानी मीडिया, मैं भी रिसर्च कर रहा था, पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि भारत का मीडिया तो जो अच्छा कदम हो रहा है पर बहुत ऑब्वियस नहीं है, इन द फेस नहीं है, कवर नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है हमें डर है कि इंडिया 93 डैम्स बनाने जा रहा है, 93 डैम्स के लिए इश्करण जी, इंडस वाटर ट्रीटी से वॉकआउट करना इज द परमानेंट सोल्यूशन टू पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट, बिकॉज in the next 5 to 10 years, when we will, in the next few years, and this will go on for the next decade, as we start making dams, this will ensure that once we cripple the root of terror, जो अभी हम आने वाले समय के अंदर करने वाले हैं, उसके बाद ये इंडस वाटर ट्रीटी से वॉकआउट करने के लिए उसके पास वो इकोनॉमिक बेस ही नहीं होगा कि वो वापस से जो है सरवाइव कर पाएगी पाकिस्तान। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रदीप, वैसे भी मेरे, आपने कहा कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था पाकिस्तान ने जो किया, मेरे हिसाब से act on soul, it is an attack on our soul. So if something is, if you attack the soul of the country, I believe that you are threatening our sovereignty. नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये एक्ट ऑफ वॉर से भी आगे है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वॉर के अंदर भी ये कंडक्ट होता है, आर्म्ड फोर्सेस से लड़ती हैं जो जंग जीते। जब आप वॉर के अंदर सिविलियंस को टारगेट करते हैं तो उसको वॉर क्राइम्स कहा जाता है। तो वैसे तो क्रिमिनल नेशन है, बट व्हाट दे डिड वाज अ वॉर क्राइम। अगर वॉर छिड़ी हो तब भी कि आप सिविलियंस को धर्म पूछ के उनको टारगेट कर रहे हैं। और आप सिर्फ, उसमें क्रिश्चियन का भी एक स्टेटमेंट आया, क्रिश्चियन लेडी का, कि किस तरह उनके हस्बैंड ने जब बोला उनको भी नहीं बख्शा। तो ये अगर आप वॉर की कैटेगरी से भी बाहर जा चुका है, क्योंकि ये वॉर के जो पैरामीटर्स है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, उसके अंदर भी अगर कोई ऑफिसर सिविलियन को ऐसे टारगेट करता है तो वो वॉर का डिफेंस नहीं ले सकता। उसके ऊपर फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर प्रोसीडिंग्स चलती हैं, बिकॉज वो वॉर क्रिमिनल बन जाता है। तो ये हमें डिफरेंस याद रखना चाहिए, दैट दे वेंट वर्स देन इवन अ वॉर। दैट इज व्हाई कोई सिंपथी नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वार्टर में कि अब आप जो इस पे जवाबी कार्रवाई करते हैं। As we speak, इश्करण जी, जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है अटारी वाघा बॉर्डर पे, that has also been put on hold. The Atari Wagah border is also shut. In the next 24 to 48 hours, आप देखेंगे कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हिंदुस्तान के अंदर वीजा पे थे, वो भी जो है कल के बाद तक पूरी तरीके से चले जाएंगे। So we have raised the bar. जी बोलिए। मेरे हिसाब से वो जो सेरेमनी थी, दैट इज एम्बैरेसमेंट। हम इतने सालों से क्यों वो कर रहे थे, हम पाकिस्तान को क्यों वो प्लेटफॉर्म दे रहे थे, क्यों हम उसके साथ एक तरह से बराबरी वाला इवेंट कर रहे थे। मेरे हिसाब से वो एम्बैरेसमेंट था और वो बहुत अच्छा है, रुक गया। शायद पहले रुकना चाहिए था, पर चलो जब रुका। पर मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने इंग्लिश में जो बोला, क्यों इंग्लिश में बोला, इसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि अब ये जियो स्ट्रैटेजिक रीजन है, क्योंकि आप जब इंग्लिश में एड्रेस कर रहे हैं, बहुत ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। और वो अपनी क्लिप में कहते भी हैं कि मैं इंटरनेशनल नेशंस को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ स्टेट्स को एड्रेस कर रहे हैं। सुनिए जरा एक बारी इंग्लिश की क्लिप। टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो वो लोगों को भी और लीडर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज को भी थैंक यू बोल रहे हैं। तो इसका मतलब तो ऑब्वियस है कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। उनको पता है कि अब जो आगे होने उनको तो ऑब्वियसली पता ही है वो क्या करने जा रहे हैं। और ये एक संकेत है कि आगे भी बहुत बड़ा होने जा रहा है, तभी आप इंटरनेशनल ऑडियंसेस को अरेंज करें। पर ये जो इंग्लिश में बोलने की ये पूरी वहां पे जरूरत पड़ी, तो इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बाहर थे, वाइस प्रेसिडेंट यूएस के इंडिया के अंदर थे,
तो इंटरनेशनल क्या रामिफिकेशंस चल रहे हैं इसके, थोड़ा आप उस पर भी बताइए। इश्करन जी, जो आपने ओपनिंग लीड में बोला था, मैं कॉन्टेक्स्ट उसी अराउंड देना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में थे जब उनको इस एक्ट ऑफ टेरर के बारे में पता चला, जहां भारतीय हिंदूज और नॉन मुसलमानों को पूरी तरीके से टारगेट किया गया। तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को बोला कि आप तुरंत जो है इफेक्टेड साइट पे जाइए। उनकी कॉन्वर्जेशन उसी दिन पे, उसी रात को डोनाल्ड ट्रंप के साथ होती है और यूएस कहता है कि वी विल गिव यू ऑल पॉसिबल सपोर्ट। जेडी वैंस उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर होते हैं अपनी फैमिली के साथ में। वहां से भी मैसेज जाता है कि ऑल पॉसिबल सपोर्ट टू इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेरर। मीनवाइल सऊदी अरेबिया के अंदर पीएम रहते हैं और उनका इसके अंदर भी, इसमें भी सऊदी अरेबिया के किंग के साथ में बातचीत होती है। पैरेलली इफ यू ऑब्जर्व कि रशिया भी ये कहता है कि अगर हिंदुस्तान आतंक के खिलाफ कोई भी स्टेप लेगा तो वी विल सपोर्ट इट फुली। सो बोथ पावर्स इन द वर्ल्ड bearing apart India, which is Russia and United States of America, पब्लिकली ये स्पष्ट करते हैं कि हम भारत के साथ में रहेंगे इस एक्ट ऑफ टेरर पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान के ऊपर वेज किया है। ये एक चीज है। तो विदिन द 24 आवर्स जितने भी ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस के बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत हो जाती है। आज MEA डिप्लोमैट्स फ्रॉम कतार, यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, तमाम डिप्लोमैट्स के साथ में ब्रीफिंग कंडक्ट करता है। होम मिनिस्टर अमित शाह और जयशंकर जी प्रेसिडेंट को ब्रीफ करते हैं। अब ये सब जो है इश्करन जी, जब हमने पुलवामा के अंदर, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी या उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तब इतनी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बात है। आप चेक करिएगा जो मैंने भी उठाया था, विच मीन्स दैट वी आर प्लानिंग समथिंग बिग। और आप देखिए पाकिस्तान किस तरीके से घबरा है। जनरली पहले क्या होता था जब आतंकी हमला होता था कि कोई भी टेररिस्टैलिटी का या कोई वो ओन अप करता था। अब 24 घंटे तक वो सैफुल्ला ओन अप कर रहा है और आज सुबह वो वीडियो डाल रहा है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैं इसके पीछे इन्वॉल्व नहीं हूं। सो दिस इज वेयर द फियर इन पाकिस्तान इज। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई हिंदुस्तान क्या जमीन से आएगा आतंक को रोकने के लिए, क्या क्या हवाई एयर से आएगा, क्या सी से आएगा। दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। मैं आपको एक याद दिलाता हूं इश्करन जी, जब आपको याद है हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी तो पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर था अयाक करके, इफ आई रिकॉल द नेम करेक्टली, और उसने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कहा था कि जनरल बाजवा जो उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी चीफ है वो उसके पैंट गीली हो गई थी और हाथ जोड़कर कह रहा था कि अभिनंदन को रिलीज कर दो, 9 बजे हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को अटैक मिसाइल करने वाला है और अटैक करने वाला है। उस वक्त ISI का चीफ था आसिफ मुनीर और आसिफ मुनीर को पुलवामा के बाद हटा दिया गया था। आसिफ मुनीर को पुलवामा के बाद में हटा दिया गया था। तो ये उनकी हालत हो गई थी पुलवामा के बाद में। तो अभी आप सोचिए हमारा रिजॉल्व क्या है। प्रदीप, ये आपने रिजॉल्व के साथ जो एक्शन भी बोला बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे बड़े देशों के, इंपॉर्टेंट देशों के इनवॉइस को MEA बुला चुका है डिस्कशन करने के लिए, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। और ये तभी होता है जब कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा होता है, क्योंकि आप वर्ल्ड कम्युनिटी को इन्फॉर्म्ड रखते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज अब होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट से भी मिलते हैं, प्रेसिडेंट को भी इन्फॉर्म रखा जा रहा है। बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा फॉर्मल सेंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, तो वो वहां पे भी इन्फॉर्म किया जाता है। पर जो आपने आसिफ मुनीर की बात की उसकी एक क्लिप दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई डाउट नहीं छोड़ती कि कितना वेल प्लान उनके तरफ से ये सब था। क्योंकि कल परसों शायद अभी से रॉबर्ट वाड्रा, तो अभी से, पर मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता, डिफेंड करना शुरू हो जाएंगे कि इसके पीछे कोई भी जो रीजंस थे वो रिलीजन के नहीं थे। तो ये आसिफ मुनीर के शब्द उसके अपने मुंह से पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers they have
sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please. तो वो साफ कर रहे हैं, टू नेशन है, हम साथ नहीं रह सकते थे। बहुत लंबी क्लिप है, स्पीच है, कश्मीर पे भी बात करते हैं, सब पे करते हैं। तो ये बहुत स्पीच के कुछ देर बाद ऐसा काम होता है। तो अब फॉरेन नेशंस को बुलाया जा रहा है, प्रेसिडेंट को बुलाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इंडस वाटर ट्रीटी का भी कर दिया गया है। आपने बहुत इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व किया, बताया भी कि किस तरह बालाकोट से पहले इतनी ज्यादा तैयारी नहीं होगी। और दूसरी बात, बालाकोट के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अवेयर होंगे कि कभी भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को 100 आउट ऑफ 100 रोकना पड़ता है, बट जिसको अपनी जान की परवाह ना हो, जिसको लगता हो कि उसका जीवन ही मरने के बाद शुरू होने जा रहा है, उनको तो सिर्फ एक बार ही सक्सेसफुल होना पड़ता है। और उसमें भी अगर भारत के अंदर से सपोर्ट हो तो वो ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। और इसमें डिफेंस मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आप प्लीज बताइएगा, जो उन्होंने भी एक दिन पहले की थी, और आज प्रधानमंत्री ने भी उसी दिशा में गए, भारत के अंदर के डेंजर। बहुत बड़ी बात है इश्करण जी। और मैं आपको बताऊं, एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूं। आप बहुत कीनली फॉलो करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को। जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तो आपको याद है कि सबसे पहले उसने किसको चुना था मारने के लिए? वो सेक्युलर बैठे हुए लोग जो बड़े लिबरल बातें करते थे, उनको लगता था कि हमास के साथ जो है वी शुड बी लिबरल टुवर्ड्स हमास। So a terrorist never spares anybody, whether a liberal or a conservative. आज ये अमन की आशा वालों को भी देश के अंदर समझना चाहिए कि भाई ये फाइट अगेंस्ट पाकिस्तानी डीप स्टेट है, नॉट जस्ट द टेररिस्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बालाकोट से बड़ा होगा। ये आप और मैं समझ सकते हैं, ये एक बड़ा अनइमेजिनेबल होने वाला है पाकिस्तानी टेरर एस्टेब्लिशमेंट के लिए। क्योंकि आप देखो, कॉस्ट हमेशा पाकिस्तान के लिए बढ़ता जा रहा है। जो डिफेंसिव ऑफेंसिव की हम बात करते हैं, पाकिस्तान ये 26/11 के बाद डॉजियर खेलने वाली सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है। और जब उन 26 हमारे भारतीयों को, भारतीय हिंदुओं को, हमारे सभी भारतीयों को जिस तरीके से चुनकर उनको मारा गया, it is not a soldier being killed, it is also a civilian being killed. So which means that you are taking the trajectory one step forward. जैसा कि आपने कहा कि इवन इसमें रूल्स होते हैं वॉर के, आपने उसको भी तोड़ा। तो आप अगर जिहाद करना चाहते हो एज पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ, तो फिर ह्यूमन वैल्यूज तो लागू होती ही नहीं है ना इश्करण जी। और जब ऐसी स्थिति के अंदर, जब ये आपका बेसिक बैकग्राउंड है, तो मेरे हिसाब से ग्लोबल कम्युनिटी में भी कंसेंसस है कि पाकिस्तान टुडे इज आइसोलेटेड। इसीलिए आप देखेंगे चाइना भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोल पा रहा है। दुनिया में अंदर कोई भी मुल्क, देयर आर ओनली 2, 90% प्लस आर सपोर्टिंग अस पब्लिकली। ऑल वर्ल्ड पावर्स आर सपोर्टिंग अस पब्लिकली एंड अदर्स आर either silent or giving us tacit support. Not one nation in the world has come out openly with Pakistan. Not one nation in the world. Even Islamic nations have not come out. एक्चुअली आप ये बोलते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत है प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी की, क्योंकि सऊदी अरेबिया, और वहां पे वो पाकिस्तान तो हर समय बेगिंग बोल लेके वहां पे जाता है, वो थ्रिल्ड नहीं होंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में थे उस समय ये किया गया। वो नेशंस भी अपनी रेपुटेशन को बहुत सेंसिटिव होते हैं। वहां से भी सपोर्ट आया, आपका यूरोप से भी आया, एक आध एक्सेप्शन छोड़ दें तो हर जगह से ही सपोर्ट आ रहा है। तो ये एक डिप्लोमेटिक भी बड़ी विक्ट्री है। अब आगे क्या होना है ये ना मुझे नहीं लगता प्रदीप को पता होगा, या मुझे पता होगा तो प्लीज बताइए, और पता होगा तो बताइए भी मत, नहीं पता है। ये सब चीजें सीक्रेट होती हैं। ये तो हाईएस्ट लेवल्स पे 2, 4, 5, 7 लोग। Nobody in this world and country can read Prime Minister Narendra Modi's mind, but everybody knows that what he will do will be in the best interest of the country. तो अभी आने वाले दिन होपफुली पाकिस्तान को, जो प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से कहा कि कल्पना से बड़ा सबक सिखाया जाएगा, तो वो सिखाया जाएगा। भारत माता की जय। जय हिंद।